and excess reagent. So first of all, what is a limiting reagent? So limit means anything which is given in small amount. एनीथिंग विच इज गिवन इन स्मॉल अमाउंट. लिमिट का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास कम मिकदार में मौजूद है तो इसको हम कहते हैं लिमिट. अच्छा, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ऐसा रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, ऐसे रिएक्टेंट को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ है लिमिटिंग रिएक्टेंट. अच्छा, ये क्यों अर्लियर कंज्यूम होगा? इसलिए कि इसका जो गिवन अमाउंट है, इसका गिवन अमाउंट ये आपके साथ रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा. जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो ज्यादा होगा और इसका गिवन अमाउंट जो है वो कम होगा. अब इसका मतलब क्या है कि इसका गिवन अमाउंट जो है ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा. इसका मतलब ये आप फॉर एग्जांपल ले लें, हमारे साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है दैट H2 प्लस O2 गिव्स 2H2. ये हमारे साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो रेशो कुछ यूं है कि इसके 2 मोल्स के लिए ऑक्सीजन 1 मोल रिक्वायर्ड है. अगर आपने हाइड्रोजन 2 मोल लेने हैं तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन 1 मोल रिक्वायर्ड है. ये आपका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हुआ. अच्छा जी, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में दिए गए हो तो इसी हालत में इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. ये आप बात हमने याद रखनी है. और इस लिहाज से हमें अक्सर एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज ये है कि अगर आपको ये रिएक्शन दिया गया है दैट N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ये आपको एक रिएक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. ऑप्शन ए है आपके पास N2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है NH3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस या नो लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो इससे जब आपको एक इक्वेशन बैलेंस दिया गया है तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा. तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक रेशो में दिया गया हो तो इसमें फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा. ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा. इसका मतलब क्या है? अगर इस रिएक्शन को हम ले लें, ये जो पहले मैंने वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन लिया है, तो इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. या हम यूं लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नीड 2 moles of hydrogen for complete reaction. कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 moles of hydrogen रिक्वायर्ड है. लेकिन अगर आपके साथ किसी एक्सपेरिमेंट में या आपके साथ किसी प्रैक्टिकल के दौरान या किसी भी गिवन डेटा में आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए गिवन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी 1 मोल है, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. तो इसी दौरान ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से कम है. स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. लेकिन यहाँ आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है तो ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आपका रिक्वायर्ड अमाउंट, ये गिवन अमाउंट से ये जो गिवन अमाउंट है ये आपका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से कम है. इस वजह से हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन हमारे साथ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. ठीक है जी, तो ये इसका मतलब है. या हम यूं भी लिख सकते हैं कि इसका अवेलेबल अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से कम होगा, यानी ये इसका अवेलेबल अमाउंट है 1 मोल और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका है रिक्वायर्ड अमाउंट. तो इसका गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे साथ लिमिटेड रिएजेंट हो गया. ठीक है जी. अच्छा जी, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स. अब इसका क्या मतलब है कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स बनाता है. तो इससे पहले हम थोड़ा एक्सेस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इस पॉइंट को आते हैं. अच्छा जी, अब एक्सेस रिएक्शन कौन सा होगा? तो एक्सेस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा whose some amount remain unreacted or unused after completion of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद भी इससे कुछ न कुछ अमाउंट बाकी रह जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है उसमें एक रिएक्टेंट अब खत्म हो गया है और ये कुछ ज्यादा मिकदार में मौजूद था, इसलिए ये अब इसके लिए रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्टेंट बचा नहीं है. तो इसलिए इसका ये अमाउंट रिएक्शन के एंड में अनयूज रह जाएगा. क्यों अनयूज रह जाएगा? क्योंकि इसका गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होगा. किस तरह ज्यादा होगा? ये इस एग्जांपल में हमने लिया कि हाइड्रोजन हमारे साथ क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट. कैसा? अब ऑक्सीजन हमारे साथ हो गया एक्सेस रिएजेंट. अब ये क्या बात हुई? हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पढ़ा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे साथ है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक H2 प्लस O2 गिव्स 2H2. इस इक्वेशन के मुताबिक, अगर इस इक्वेशन के मुताबिक हम ले लें तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीड 1 मोल ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नीड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब मैंने ऑक्सीजन 1 मोल ले लिया है और हाइड्रोजन भी मैंने 1 मोल ले लिया है. तो इसके 1 मोल के लिए इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो 0.5 मोल रिक्वायर्ड है. अगर ये आपका 1 मोल है तो 1 मोल के लिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका 0.5 मोल यूज होगा. लेकिन इसका कितना दिया गया है? 1 मोल दिया गया है. तो ये 1 मोल जो है ये 0.5 से ज्यादा है. इस वजह से हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजन हमारे साथ हो गया एक्सेस रिएजेंट. तो एक्सेस रिएजेंट वो रिएजेंट होगा जिसका अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से, ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ये है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका ये 2 मोल्स हो गए, या 2 मोल्स के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, मतलब इसका रिलेशन हाफ से है. तो अगर
अगर ये आपने हाफ कर दिया, 2 मोल से आपने लिया है 1 मोल, तो ये भी आपने हाफ करना है और इसका कितना अमाउंट इसके रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, 0.5 मोल इसका अमाउंट रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको दिया गया है इस एग्जांपल में 1 मोल, तो ये चूंकि ये 1 मोल ये 0.5 से ज्यादा है, इसी वजह से ये हमारे साथ हो गया एक्सेस रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारे साथ एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्शन का हुआ। तो हमने ये लिखा कि आपके साथ ये इसका गिवन अमाउंट इसके रिक्वायर्ड अमाउंट से या स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा होगी, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इसका अवेलेबल अमाउंट इसके स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा है। तो ये हमारे साथ एक एक्सेस रिएक्शन हो और एक लिमिटिंग रिएक्शन हो। अच्छा, इट इज अ रिएक्शन व्हिच करेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब लिमिटिंग रिएक्शन में हमने पढ़ा कि इट इज रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, और यह हमने लिखा कि इट इज द रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस या व्हिच करेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, इस बात को आपने समझ लेना है। अच्छा, ये हमारे साथ एक बैलेंस इक्वेशन है कि H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट में हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया है और इसको हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये जो रेशियो है, इससे हमने ये अंदाजा आसानी से लगाया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन हाफ मोल रिक्वायर्ड है और यहाँ 1 मोल दिया गया है, तो ये ऑक्सीजन आपके साथ हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये हाइड्रोजन हमारे साथ हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा जी, अब लिमिटिंग रिएजेंट से आप वाटर को मालूम करें, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स का, और एक्सेस अमाउंट से मालूम करें। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर आपका हाइड्रोजन 2 मोल्स हो, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास हो, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ हमने 1 मोल लिया है, तो 1 मोल से 1 मोल वाटर बनेगा। तो अगर हम लिमिटिंग रिएक्शन के साथ, यानी लिमिटिंग रिएक्शन के साथ अगर हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें, तो ये प्रोडक्ट हमारे साथ कितना बनेगा? 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम एक्सेस रिएक्शन से कैलकुलेट करें, तो ये एक्सेस रिएक्शन जो ऑक्सीजन है, ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हमें बता रहा है, अगर इसका 1 मोल है तो वाटर कितना मोल बनेगा? 2 मोल्स बनेगा। तो बैलेंस इक्वेशन से हम ये हमें बता रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रहा है। तो यह भी हमने 1 मोल लिया है, तो ये 1 मोल कितना वाटर बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाएगा। तो एक्सेस रिएक्शन के साथ हम, तो लिमिटिंग रिएक्शन के साथ हमें 1 मोल वाटर शो हो रहा है और एक्सेस रिएक्शन के साथ हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर शो हो रहा है। तो इसी वजह से हमने ये कहा कि एक्सेस रिएक्शन आपको ज्यादा मोल प्रोडक्ट के शो कर रहा है और लिमिटिंग रिएक्शन आपको प्रोडक्ट की मिनिमम मोल्स दे रहा है। तो लिमिटिंग रिएक्शन और एक्सेस रिएक्शन को हम इस अंदाज से भी डिफाइन करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्शन वो रिएक्शन है जो आपको प्रोडक्ट की ज्यादा मोल्स देता है और लिमिटिंग रिएक्शन आपको प्रोडक्ट की कम मोल्स देता है, और लिमिट एक्सेस रिएक्शन आपको प्रोडक्ट की ज्यादा मोल्स देता है। तो ये हमारे साथ हो गया एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्शन की पहचान। अच्छा जी, अब देखो, अगर हमने किसी रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस दोनों रिएक्शन लिए हैं, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू लिमिटिंग रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्शन से आपने प्रोडक्ट की अमाउंट को मालूम करना है, और उसकी वजह इसकी ये है कि जब तक लिमिटिंग रिएक्शन प्रेजेंट है, तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज इन प्रोग्रेस, और आपके साथ प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। बट व्हेन लिमिटिंग रिएक्शन इज कंज्यूम्ड, नो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको लिमिटिंग रिएक्शन बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जब तक लिमिटिंग रिएक्शन मौजूद है तो प्रोडक्ट बनेगा, और जब लिमिटिंग रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब हम एक सिंपल एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं। अच्छा जी, ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख लिया है, और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आपके साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, और इससे 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बनेंगे। अच्छा, अब अगर किसी एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ इस हाइड्रोजन के मैंने लिए है 4 मोल्स, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के मैंने लिया है 1 मोल, तो अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है? इसमें से सिर्फ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेगा, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब फुली कंज्यूम होगा तो इससे 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, और ये जो 4 मोल्स है इसमें से 2 मोल यूज हो जाएंगे, और रिएक्शन के एंड पर इसके 2 मोल्स अनयूज अमाउंट में रह जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के रिएक्शन के एंड पर इसके कुछ अमाउंट जो है वो अनयूजेबल फॉर्म में रह जाते हैं, इसलिए ये हमारे साथ एक्सेस रिएक्शन हुआ, और ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे साथ लिमिटिंग रिएक्शन हुआ। तो ये लिमिटिंग हुआ और ये हमारे साथ एक्सेस रिएक्शन हुआ। अच्छा जी, अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इस लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्शन पर, इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसा सॉल्व होगा। अच्छा, रिएक्शन ये है, consider the reaction C plus H2 gives CO plus H2. If 24.5 gram of carbon
mixed with 1.89 moles of water, find limiting reagent, amount of excess reagent left and what hydrogen gas liberate, यानी इसको हम yield of reaction भी कह सकते हैं yield। ठीक है जी, तो इसका हम लेते हैं solution कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन और फाइंड आउट लेते हैं। तो ये हमारे साथ है 24.5 ग्राम ऑफ कार्बन, तो हम लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है हमारे साथ 24.5 ग्राम। अच्छा, और वाटर कितनी है, वाटर है हमारे साथ 1.89 मोल्स। ये जो अमाउंट हमें दी गई है ये गिवन अमाउंट है। अब इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। जो मोल्स ऑफ कार्बन हमारे साथ हो जाएंगे 24.5 ग्राम को हमने कार्बन की मोलर मास से 12 पर डिवाइड करना है। तो इससे हमारे पास आ गया, अगर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2.416 मोल। तो 1 मोल्स ऑफ वाटर गिवन, ये हमारे साथ है 1.89 मोल्स, और मोल्स ऑफ कार्बन गिवन हमारे साथ है 2.416 मोल। ये तो हमारे साथ है गिवन मोल्स। ठीक है जी, अब हमने इससे मालूम करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ हम बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहा है। तो एक तरफ हम लिखेंगे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीजन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये शो कर रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये मैंने गलत लिखा है। अच्छा, एक तरफ हम लिखेंगे कार्बन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे वाटर, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसके रेशियो जो है वो लिखेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि अगर ये 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल रहेगा। अब यहाँ पर हमें वाटर की अमाउंट भी गिवन है और कार्बन की अमाउंट गिवन है। तो अब हमारे साथ दो तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या तो हम कार्बन के लिए वाटर की अमाउंट मालूम करें और या वाटर के लिए कार्बन की अमाउंट मालूम करें। जो भी आप करें वो दोनों तरीकों से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि हम कार्बन के लिए 2.416 मोल इसका अमाउंट है, इसके लिए हम वाटर की अमाउंट मालूम करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की अमाउंट हमारे साथ आ जाएगी 2.416 मोल। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे साथ वाटर की गिवन अमाउंट 1.89 मोल है और वाटर रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे साथ हो गया 2.416 मोल। ये हो गया रिक्वायर्ड अमाउंट। तो वाटर की रिक्वायर्ड अमाउंट ग्रेटर है आपके साथ जो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है, ये ग्रेटर है आपके साथ गिवन अमाउंट से। गिवन अमाउंट कितना है 1.89, रिक्वायर्ड कितना है 2.16। तो इस लिहाज से वाटर हमारे साथ हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसका रिक्वायर्ड अमाउंट ज्यादा है और गिवन कम है। तो अगर वाटर हमारे साथ लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो कार्बन हमारे साथ एक्सेस रिएजेंट हुआ। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट मालूम किया और हमने एक्सेस रिएजेंट भी मालूम किया कि एक्सेस रिएजेंट को। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। दूसरा पार्ट यह है कि अमाउंट ऑफ द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो हमारे साथ पहला एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, तो एक्सेस रिएजेंट हमारे साथ है कार्बन। अब कार्बन की जो गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट वो हमारे साथ है 2.416 मोल। और स्टोइकोमेट्री के या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमें जो कार्बन की रिक्वायर्ड अमाउंट वो है 1.89 मोल्स। तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट असल में यूज हो जाएगा, बाकी जो इसके अलावा जो अमाउंट है वो बाकी रह जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे कि अमाउंट यूज, कितना अमाउंट कार्बन का यूज होगा, तो ये 1.89 मोल होगा। तो अगर हम यहाँ लिखें कि अमाउंट लेफ्ट कि कितना अमाउंट बाकी रहेगा, तो हमने 2.416 मोल से 1.89 मोल माइनस करना है। तो हम जब ये माइनस करते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा, ये हमारे साथ आ जाएगा 0.526 मोल। अगर आप हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन ग्राम ये हमारे साथ आ जाएगा 0.526 मोल मल्टीप्लाई बाई कार्बन का मोलर मास है 12। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंड अबाउट आपके साथ 6 ग्राम इसका अमाउंट तकरीबन रह जाएगा, समवट 6.1 इतना अमाउंट इसका बाकी रह जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बात यह है कि आपके साथ हाइड्रोजन कितना बनेगा। तो ये हाइड्रोजन आपके साथ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की अमाउंट जब आप मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा आप लिमिटिंग रिएजेंट से मालूम करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज यूज्ड इन स्टोइकोमेट्री बिकॉज़ व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट प्रोडक्ट विल फॉर्म, बट व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट इज फुली कंज्यूम्ड नो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। अच्छा जी, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन C+H2 gives CO+H2। तो इस इक्वेशन में हमारे साथ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वाटर। तो एक तरफ हम लिखेंगे वाटर, हमने पहले मालूम किया कि वाटर हमारे साथ लिमिटिंग रिएजेंट है, या हमने मालूम किया कि वाटर हमारे साथ लिमिटिंग रिएजेंट है, और हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट है तो यहाँ आप लिखेंगे हाइड्रोजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि अगर इसके 1 मोल है तो हाइड्रोजन भी 1 मोल बनेगा। अब वाटर की गिवन अमाउंट आपके साथ कितना है 1.89 मोल्स है, यहाँ लिखिए ये 1.89 मोल इसका गिवन अमाउंट है। तो यहाँ पर आप लिखिए इसको कि अगर ये 1.89 मोल है तो इसका x अमाउंट बन जाएगा, और जब आपको ये x के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो x की अमाउंट आ जाएगी 1.89 मोल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
फॉर्म्स 1.89 मोल्स। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो ग्राम में ये हमारे साथ हो जाएगा इन ग्राम 1.89 मोल्स मल्टीप्लाई बाई 2, चूँकि 2 ग्राम पर मोल हाइड्रोजन की मोलर मास है, तो इससे हमें मिल जाएगा 3.78 ग्राम। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ एक छोटा सा टॉपिक है यील्ड ऑफ रिएक्शन। ये यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या है? तो यील्ड आप किसी चीज़ के पैदावार को कहते हैं। अच्छा, रिएक्शन का जो पैदावार है वो है प्रोडक्ट। अब किसी रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो हम डिफाइन इसको इस तरह करते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसके मैंने लिया है हाइड्रोजन, मैंने किसी एक्सपेरिमेंट में इसके अमाउंट लिए है 4 ग्राम और ऑक्सीजन मैंने लिए है 32 ग्राम। तो इसकी तो वाटर इस दोनों की कंप्लीट रिएक्शन से बनेगा 36 ग्राम। तो अब ये 36 ग्राम को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ इस रिएक्शन का यील्ड हुआ। इसी तरह मैंने अगर 4 kg हाइड्रोजन लिया है और 32 kg ऑक्सीजन लिया है और इससे 36 kg वाटर बन रहा है, तो ये भी हमारे साथ हो गया यील्ड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यील्ड ऑफ रिएक्शन हमारे साथ दो तरह की होती है। एक होता है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होता है जो प्रैक्टिकली किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद प्रैक्टिकली जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। और दूसरा हमारे साथ होता है एक और यील्ड जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब थ्योरेटिकल यील्ड हमारे साथ कौन सा? थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं ये हमारे साथ है थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने पहले ये जो अमाउंट लिखे है, ये अमाउंट असल में कौन सी अमाउंट है? ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ये भी थ्योरी, इसमें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन मैंने सिंपली जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये अमाउंट कैलकुलेट किया है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप जो प्रोडक्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है जी। अब एक्चुअल यील्ड क्या है कि जब मैं प्रैक्टिकली इन अमाउंट्स को किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दूसरे के साथ कंबाइन करूं, तो फिर जो मुझे अमाउंट बनेगा ये 36 kg या 36 kg नहीं बनेगा, बल्कि इससे कम बनेगा, और उस अमाउंट को मैं कहूंगा कि ये हमारे साथ है एक्चुअल यील्ड। आपने एक बात याद रखनी है कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे साथ एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगी। उसकी कुछ वजह है कि एक्चुअली जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमारे साथ मटीरियल लॉस हो जाती है। मटीरियल लॉस हमारे साथ वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ हो जाती है, वॉल्स ऑफ कंटेनर से हो जाती है। वो मटीरियल लॉस हमारे साथ साइड रिएक्शन में हमारे साथ मटेरियल लॉस हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी में कुछ मटेरियल लॉस हो जाती है। हमारे साथ इनकम्प्लीट रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट इनकम्प्लीट रिएक्शन की वजह से सही प्रोडक्ट नहीं बनता, प्रोडक्ट कम बन जाता है। तो वो और भी बहुत से रीजन है जिसकी वजह से हमारे साथ जो मटेरियल्स लॉस की वजह से हमारे साथ थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल यील्ड कम होता है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे साथ हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से ज्यादा कम होगा। तो अब किसी इस तरह इवापोरेशन भी है और भी फैक्टर है। तो अब हम अगर किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं कि यार ये रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम एक और यील्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड हमारे साथ बराबर होगा एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हुआ हमारे साथ परसेंटेज यील्ड को मालूम करने के लिए। अब अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड बराबर है तो हमारे साथ फिर परसेंटेज यील्ड 100% हो जाएगा, और इस 100% यील्ड को हम कहते हैं ये आपके साथ है आइडियल यील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ यील्ड ऑफ रिएक्शन 100% आ जाए। तो फॉर मोस्ट रिएक्शन इफ परसेंटेज यील्ड is about 90%, we say that it is an excellent yield, या इस रिएक्शन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हमारे साथ ये परसेंटेज यील्ड कम हो 50% से भी कम हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ है पुअर यील्ड। और इसी तरह अगर 90 और 50% के दरमियान हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ है गुड यील्ड। थैंक यू फॉर